हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 78 सेट को डिस्कस किया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 79 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि क्या है? जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब किस तरह से संबंधित है? तो दोस्तों, जब जनसंख्या में वृद्धि होती है, जब जनसंख्या बढ़ती है, तो उत्पादों और सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक समृद्धि आती है। तो जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि में एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? तो दोस्तों, देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित करता है सेबी। किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। दोस्तों, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के बांद्रा में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेबी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है? तो दोस्तों, परिवार नियोजन को सबसे पहले भारत के द्वारा 1952 ईस्वी में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1952 ईस्वी में सबसे पहले भारत ने परिवार नियोजन को अपनाया था और इसका उद्देश्य रखा था जन्म दर को कम करना और जनसंख्या वृद्धि दर को धीमा करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार के राजस्व का जो मुख्य स्रोत है वो है निगम कर। कौन सा है? निगम कर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके साथ साथ जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, आयकर, ये सभी भी केंद्र सरकार के राजस्व के का एक स्रोत है, लेकिन मुख्य रूप से निगम कर जो है वो मेन स्रोत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो दोस्तों, पूरा पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए शिकार करते थे, आखेट खेलते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही भोजन जुटाना उसका मनोरंजन का एक साधन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों, व्रीहि शब्द जो प्रयोग किया जाता था वैदिक साहित्य में, वो चावल के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? तो चावल के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, तिल उस टाइम का, मतलब जो तिल उगता था, वो विश्व का सबसे पहला तिलहन कहा गया है। तिल को, ये तिल से तेल निकाला जाता था और यह सबसे पहला तिलहन है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। गेहूं को क्या कहा जाता था? दोस्तों, गेहूं को गोधूम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसका उल्लेख सम्राट अशोक ने नहीं किया, वो भी दक्षिण के? तो कुषाण। ये कुषाण जो है दोस्तों, यह उत्तर भारत में स्थित एक राजवंश था। तो ये दक्षिण भारत से संबंधित नहीं हो सकता, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुषाण। कुषाण के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो कनिष्क थे, जिसके समय में बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संहिता भी हुई थी। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, महान तमिल साहित्य शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, शिल्पादिकारम के रचयिता इलिंगो आदिगल है। कौन है? इलिंगो आदिगल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलिंगो। दोस्तों, यह चोल वंश के शासक सेन गुटवन के भाई थे और दोस्तों, इलिंगो को तपस्वी राजकुमार भी कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो दोस्तों, सबसे पहले वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत अलादीन खिलजी के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें वेतन के रूप में नकद देना प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, बेल्वी आयोग यानी बेल्वी कमीशन के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे? तो दोस्तों, इंग्लैंड जाने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, इसकी स्थापना यानी बेल्वी कमीशन
की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, ब्रिटेन सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटेन सरकार का ने बेल्वी आयोग को स्थापित करने का उद्देश्य रखा था कि भारत में जो फिजूल खर्ची हो रही है उस फिजूल खर्ची की जांच करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? तो ये कथन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन INA से संबंधित नहीं था? INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, इससे संबंधित कौन नहीं थे? तो वो थे RC दत्त। बाकी गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शहनवाज खां और जनरल मोहन सिंह, ये सभी INA से संबंधित है। दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक मोहन सिंह थे, जनरल मोहन सिंह। इन्होंने सिंगापुर में INA की स्थापना किए थे। दोस्तों INA की स्थापना आज़ाद हिंद फौज के साथ इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? तो सितंबर 1942 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। RC दत्त इससे संबंधित नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम सजाएं। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई और फिर कौन कौन सी हुई, इस तरह से सजाना है। तो सुगौली की संधि। दोस्तों सुगौली की संधि कब हुई थी? तो यह मार्च 1816 ईस्वी में हुई थी सुगौली की संधि। अमृतसर की संधि अप्रैल 1809 में हुई थी। सालवाई की संधि यह मई 1782 ईस्वी में। और मंगलोर की संधि मार्च 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई थी। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले सालवाई की संधि आएगी, फिर मंगलोर की संधि, फिर अमृतसर और फिर सुगौली। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 4, 3, 2 और 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह लोकतंत्र कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकतंत्र के अंतर्गत सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद यानी पटना का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। कब? जुलाई 1950 ईस्वी को किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका उद्घाटन कब हुआ था? दोस्तों गठन तो हुआ था 1950 में, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ था मार्च 1951 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। दोस्तों मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच निहित है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने वाला सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत चुनाव करवाने के लिए सबसे पहले निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, यानी जिस राज्य का ग्राम पंचायत का चुनाव होना है वहाँ के राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ग्राम पंचायत का चुनाव का जो चर्चा किया गया है वो आर्टिकल नंबर 243 के अंतर्गत किया गया है, और इसका गठन की जो बात है, ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा, वो आर्टिकल नंबर 40 में किया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर गठन पूछे तो आर्टिकल 40 याद रखिएगा, लेकिन अगर चुनाव पूछे तो आर्टिकल 243 करके याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति होते कौन है? तो ये मेन जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले संकल्प जो है वो राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? इसमें से कौन सा अधिकार है जो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो वो हो जाएगा दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण। ये सुप्रीम कोर्ट को
इसका अधिकार प्राप्त है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही दोस्तों रीट जारी भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और यह किसके तहत किया जा सकता है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है, और रीट 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है तदर्थ यानी एडहॉक का क्या अर्थ है। तो दोस्तों एडहॉक का अर्थ होता है उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्थाएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी भी संगठन को तदर्थ समिति करके कहते हैं। इसका उद्देश्य मेन होता है उद्देश्य के साथ किसी अतिरिक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 के शीर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें से कौन सा सही है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 162 के शीर्ष में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है, विस्तार का चर्चा किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला प्रश्न है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है। तो दोस्तों पंजाब हिमालय का विस्तार पूछ रहा है। हिमालय जो है वो मेनली 4 भागों में विभाजित है। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, और चौथा है असम हिमालय। ठीक है, तो यहाँ जो है नदियाँ हैं ये सिंधु से सतलज के बीच में स्थित है पंजाब हिमालय। ठीक है, सतलज से काली के बीच में स्थित है कुमायूं हिमालय। काली से लेकर तीस्ता के बीच स्थित है नेपाल हिमालय, और तीस्ता से लेकर दिहांग के बीच स्थित है असम हिमालय। ठीक है, तो पूछा है पंजाब हिमालय तो किसके किसके बीच हो जाएगा, सतलज और सिंधु के बीच स्थित हो जाएगा, सिंधु और सतलज के बीच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतलज और सिंधु नदियों के मध्य स्थित है पंजाब हिमालय। अगला प्रश्न है निम्न में से किस फसल में बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो समय लेता है बुआई और कटाई के बीच वो फसल है गन्ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गन्ना। अगला प्रश्न है हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है। तो दोस्तों हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता ये होती है कि ये वर्ष भर बहती है, पूरा साल बहती है, 12 मासी होती है। दोस्तों यह नदियाँ जो है बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से बनती है, जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ वर्षा आधारित होती है, यानी वर्षा के टाइम में वहाँ की नदियाँ में पानी होता है, लेकिन वर्षा नहीं, जिस समय वर्षा नहीं होता है वहाँ की नदियाँ में पानी नहीं होती है। तो यहाँ हिमालय की नदियों के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें जल का प्रवाहित 12 मासी होता है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सी नहीं है। इसमें कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा है, तो चलिए देखते हैं। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, तो ये बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकेल ने किया था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकेल के द्वारा नहीं किया गया था, सर आर्थर जॉर्ज टेंसले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सर आर्थर जॉन टेंसले के द्वारा 1935 ईस्वी में पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नेशनल वुड फॉसिल पार्क यह जैसलमेर में स्थित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसलमेर राजस्थान में। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने का उत्पादन का लगभग एकाधिकार है। दोस्तों सोना उत्पादन में जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में 80% से ज़्यादा सोना प्राप्त होता है। भारत में जितनी सोने पाई जाती है उसमें 80% कर्नाटक से प्राप्त होता है। कर्नाटक में कहाँ, तो कोलार गोल्ड फील्ड और हट्टी गोल्ड माइंस से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। तो दोस्तों कौन सा अपवाह तंत्र रखती है, तो यह वृक्षनुमा या फिर पादपाकार प्रणाली के रूप में बहती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये कैसे मतलब किस तरह से बनता है, तो दोस्तों जब यह प्रणाली तब विकसित होती है जब नदियां सपाट या फिर चौरस जमीन पर बहते हुए एक मुख्य नदी के धारा में जाकर मिल जाती है, तब यह वृक्षनुमा आकार का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है
हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन है, तो वो है हो जाएगा बृहद हिमालय। लेकिन दोस्तों अगर ट्रांस हिमालय ऑप्शन में रहता तो ट्रांस हिमालय सही होता, लेकिन इसमें हिमालय के ही तीनों रूप को दिया गया है, तो इसमें बृहद हिमालय सबसे पहले बना था, तो सबसे प्राचीन बृहद हिमालय हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बृहद हिमालय को दोस्तों सह्याद्री भी कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे आता है लघु हिमालय, जो कि कटे कटे भाग में है, लघु हिमालय का ही हिस्सा है धौलाधर श्रेणी। और तीसरे नंबर पे आता है शिवालिक हिमालय, जिसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बांध दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदियां दी हुई है, यानी कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला है तिलैया बांध। तिलैया बांध दोस्तों बराकर नदी पर स्थित है। पंचेत हिमालय जो है यह दामोदर नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी पर स्थित है। और माता टीला बांध यह बेतवा नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स किस तरह से बांटा गया है, तो दोस्तों इस क्षेत्र को मिट्टी, जलवायु, जैव और प्राकृतिक भौगोलिक पारिस्थितिकी के आधार पर बांटा गया है और यह टोटल 20 भागों में बटा हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है। कौन सा समानांतर फसल है, तो दोस्तों एक साथ जो 2 फसलें हो सकती हैं वो कौन सी है, तो वो है गेहूं और सरसों। गेहूं को धाड़ी के साथ साथ जैसे ऐसे धाड़ी के साथ साथ बोया जाता है और इस धाड़ी के बीच बीच में सरसों को छिड़क दिया जाता है, सरसों के बीज का छिड़काव होता है। तो दोनों फसल एक साथ हो जाती है, गेहूं और सरसों समानांतर फसल का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। अंबाला दोस्तों उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर जहां कागज उद्योग प्रसिद्ध है। सिंदरी दोस्तों तांबा के लिए नहीं, यह उर्वरक के लिए उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी किसके लिए, तो उर्वरक के लिए। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जबकि नरोरा अणुशक्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो दोस्तों एक वास्तविक गैस जो है यह निम्न दाब और उच्च तापमान पर क्रिया करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आदर्श गैस जो है वह सभी तापमान और दाबों पर गैस के तरह व्यवहार करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों किरणों को एकत्रित करते जो हैं वो आभासी लेंस कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आभासी लेंस। अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम के अनुसार। दोस्तों परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। साथ ही आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किसी तीर से एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा क्या कहलाती है। तो दोस्तों जब आप किसी तीर धनुष को खींच के रखेंगे तीर को, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान रहती है जो कि गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए सहायक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप देखे होंगे कि ऊपर जो लटका हुआ पंखा है वो भी स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जब वो पंखा चलने लगता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा। कब किया गया था, 1887 ईस्वी में। दोस्तों इन्होंने रेडियो तरंग पर काम करते हुए प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, धातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है। तो दोस्तों अधातुओं में
भंगुरता जो है यह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो भंगुरता, इसमें घनत्व कम होता है, क्वथनांक और क्या कहता है, क्वथनांक और गलनांक भी कम होता है। तो ये सभी अधातुओं की जो है गुणधर्म होता है। इसमें चमक नहीं होता, विद्युत प्रवाहित नहीं होता, ये सभी अधातु का गुणधर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों अग्निशामक के रूप में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से? तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन करके इसका निर्माण किया जाता, मतलब अग्निशामक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेकिंग सोडा को ही सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो दोस्तों मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कैल्शियम होता है, जो कि हड्डी को मजबूती और संरचनाओं को बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों मानव हड्डी निर्मित किससे होती है? तो मानव की हड्डी कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होती है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या जो होती है वो 4.7 से लेकर 6.1 के बीच में, 6.1 मिलियन के बीच में होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है 4.7 से 6.1 के बीच में? तो वो हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो है वो सही आंसर होगा। और किसी भी स्त्री में अगर पूछे वयस्क महिला में कितना है, तो 4.2 से लेकर 5.4 तक, 4 मिलियन तक जो है वयस्क महिला में आरबीसी की संख्या मौजूद होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन का रिसाव पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जिसका आकार दोस्तों मटर के दाने के तरह होता है। ये जो वृद्धि हार्मोन है वो कौन सा है? तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन HGH हार्मोन होता है, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन के रूप में कार्य करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो दोस्तों कॉकरोच को जब आप जल में डाल देते हैं तो वो मर जाता है, जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी जो श्वसन नली होती है, श्वसन तंत्र जो होता है वो कई श्वसन नलियों के रूप में होती है, जिसे हम लोग ट्रैकिया करके जानते हैं। ये नलियाँ दोस्तों जब पानी में जाएगा तो बंद हो जाएगी, जिससे वो श्वसन नहीं ले पाएगा। तो ये नलियाँ बाहर की ओर श्वसन रंध्र के द्वारा खुलती है और उसके द्वारा कॉकरोच सांस लेता है, लेकिन पानी में डालने पे वो नलियाँ बंद हो जाएंगी और कॉकरोच सांस नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वातक की वजह से, क्योंकि श्वसन अंग जो है वो वातक जो होता है कॉकरोच का होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना के कारण होता है? तो दोस्तों तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। क्या होता है? तारों की रोशनी जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यह विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु की प्रकाशीय घनत्व के कारण अपवर्तन से गुजरते हुए हमारे आँखों तक पहुंचती है, और हमारी आँखों में बार बार अपवर्तन होने की वजह से कभी ज़्यादा रोशनी कभी कम रोशनी दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये क्यों होता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जब हम एक तार में बहती हुई विद्युत धारा और विभवांतर को 2 गुना बढ़ा देते हैं तो विद्युत शक्ति जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ठीक इसका अगर हम उल्टा करते हैं, यानी उसके विद्युत धारा और विभवांतर को जब हम आधा करते हैं तो विद्युत शक्ति जो है वो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें 2 गुना कर रहा है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों मर्मिकोलॉजी जो है यह चींटियों का अध्ययन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चींटियों का अध्ययन दोस्तों सबसे पहले विलियम मॉर्टनर के द्वारा किया गया था। सर्पों का अध्ययन किस में होता है? तो दोस्तों सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी या फिर ओफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जबकि भेड़ का अध्ययन ओविन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भेड़ का उत्पादन, भेड़ से बने ऊन का और उसके प्रजनन सबसे रिलेटेड होता है ओविन विज्ञान। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। किसको? जेम्स विल्सन को, जिसने 18 फरवरी 1860 ईस्वी को भारत का पहला बजट पेश किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों जेम्स विल्सन यह एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, टैरिफ लगाया जाता है। तो दोस्तों टैरिफ किस पे लगाया जाता है? तो दोस्तों टैरिफ जो है सीमा शुल्क या फिर कर होता है, जो कि सरकार के द्वारा दूसरे देश से जो आयातित वस्तु होता है, जो हमारे देश में वस्तु लाया जाता है, उस पर लगाया गया टैक्स को टैरिफ टैक्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी देश के द्वारा आयातों पर लगाया जाने वाला कर। अगला प्रश्न है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों वोल्गा नदी यह रूस के तवेर ओल्बास्टर में बलदाई पहाड़ी से निकलती है और यह यूरोप और यूरोपीय रूस से होते हुए कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। दोस्तों यह यूरोप और यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।